हे एवरीबॉडी, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होगी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के ऊपर। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि किस तरीके से कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। टुडेज़ एरा इज़ द एरा ऑफ इंटरनेशनलिज्म। आजकल का जो एरा है वो इंटरनेशनलिज्म का एरा है। अब उस एरा के अंदर हर कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। नो वन इज़ इंडिपेंडेंट। कोई भी ऐसी नहीं है जो कि अपने ऊपर निर्भर हो खाली और उसको किसी से कोई लेन देन ना हो। तो आजकल का एरा इंटरनेशनलिज्म का एरा है। हर कंट्री डिपेंडेंट है, कोई भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। इंटरनेशनलिज्म का मतलब ही क्या होता है? डील करना, डिपेंडेंट होना एक दूसरे के ऊपर। इकोनॉमिक डिपेंडेंस, पॉलिटिकल डिपेंडेंस, सोशल डिपेंडेंस, बहुत तरीके के डिपेंडेंस इसमें होते हैं। तो जिसके लिए इंटरनेशनल लॉ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर रिलेशनशिप होता है वहाँ पर अगर लॉ ना हो तो वहाँ पर झगड़े होंगे ही होंगे, और अगर झगड़े होंगे तो उनको सुलझाएगा कौन? तो इसके लिए एक लॉ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके ऊपर बेंथम कहते हैं। बेंथम बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने कहा 1789 में, ही वॉज द फर्स्ट वन टू यूज़ दिस टर्म इन द बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन इनकी एक किताब थी जिसमें इन्होंने इस टर्म को पहली बार यूज़ किया था। किस टर्म को? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिसमें उन्होंने कहा इट इज़ अ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। ये पब्लिक लॉ का ही ब्रांच है टू रेगुलेट द रिलेशनशिप ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया के रिलेशनशिप को आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए एक लॉ चाहिए जिसका नाम है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई थी ओपनहेम के ज़रिए। ओपनहेम की डेफिनेशन को बहुत मान्यता दी गई, जो उन्होंने 8th एडिशन 1955 में अपनी बुक के अंदर लिखा इस डेफिनेशन को। क्या डेफिनेशन थी? द लॉ ऑफ नेशन ऑन इंटरनेशनल लॉ इज़ द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स। ध्यान से सुनिए। द लॉ ऑफ नेशन ऑन इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय सिविलाइज्ड स्टेट इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। जो लॉ होते हैं नेशन के, जो इंटरनेशनल लॉ के ऊपर जो लॉ बने होते हैं, उसमें कौन कौन से लॉज आते हैं? 2 तरीके के लॉ आते हैं, कस्टमरी लॉ एंड कन्वेंशनल रूल्स। कस्टमरी जो कस्टम्स के ऊपर बेस्ड हैं, एंड कन्वेंशनल जो पुराने चले आ रहे हैं, विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग। और इनको अब लीगली बाइंडिंग कर दिया गया है। किसके द्वारा? बाय ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। सिविलाइज्ड सोसाइटी के द्वारा। कब? इन देयर इंटरकॉर्स विद ईच अदर। जब 2 सोसाइटी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तब उसका टाइम पे इन्होंने इन रूल्स को लीगली बाइंडिंग कर दिया। अब इस ओपनहेम की डेफिनेशन को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि इसने कुछ ऐसी टर्म्स यूज़ की जो कि ऑब्जेक्शनेबल थी। पहला, स्टेट इज़ ओनली सब्जेक्ट। इन्होंने खाली स्टेट को ही सबसे ज़्यादा मान्यता दे दी, जो कि बहुत ही नैरो डेफिनेशन था। दूसरा, इग्नोर्ड इंडिविजुअल। इन्होंने इंडिविजुअल को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, इंडिविजुअल जबकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड, यूजिंग ऑफ टर्म सिविलाइज स्टेट। सिविलाइज का मतलब क्या होता है? सिविलाइज का मतलब होता है जहाँ पर क्रिश्चियनिटी इज़ रॉन्ग, फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी इज़ रॉन्ग, उसको ये सिविलाइज स्टेट मानते थे, जो कि गलत है। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। इन्होंने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को इग्नोर करने के लिए कह दिया, वो भी गलत है। एंड बॉडी ऑफ रूल्स इज नैरो एंड स्टैटिक। बॉडी ऑफ रूल्स को ये नैरो और स्टैटिक बोलते हैं। तो ये कुछ इनकी डेफिनेशन के क्रिटिसिज्म थे जो कि आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ओपनहेम की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और जिसको इनको क्रिटिसाइज़ किया गया काफ़ी चीज़ों के ऊपर। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ थी वो 1992 में इसकी रिवाइज डेफिनेशन दी गई रॉबर्ट जेनिंग्स के द्वारा एंड आर्थर वाट्स के द्वारा। आर्थर वाट्स और रॉबर्ट जेनिंग ने 1992 में एक रिवाइज डेफिनेशन दिया पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का। जो डेफिनेशन थी, इट इज़ बॉडी ऑफ रूल्स विच आर लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट। ये कुछ ऐसे बॉडी ऑफ रूल्स होते हैं जो लीगली बाइंडिंग है स्टेट के ऊपर ड्यूरिंग इंटरकॉर्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरकॉर्स करते टाइम। दीज रूल्स आर प्राइमरीली दोज विच गवर्न्स द नेचर ऑफ स्टेट, बट स्टेट इज़ नॉट ओनली सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये रूल्स प्राइमरीली उनको गवर्न करते हैं जो नेचर है स्टेट का, बट स्टेट खाली एक इकलौता सब्जेक्ट नहीं है इंटरनेशनल लॉ का। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो द सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट
मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी सब्जेक्ट मैटर है इंटरनेशनल लॉ का। इसमें आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो ओपेनहाइम ने डेफिनेशन में गलतियाँ करी थी और जो उसकी डेफिनेशन के क्रिटिसिज्म थे, उन सब को इसने यहाँ ठीक किया। स्टेट को खाली सब्जेक्ट मैटर नहीं माना, इंडिविजुअल को खाली जो है इंपॉर्टेंस दी खाली, और बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर्स को इसके अंदर इंक्लूड किया इसने। इसके बाद और भी बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशन दी, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हैकवर्थ की, जिन्होंने कहा इट कंसिस्ट ऑफ बॉडी ऑफ रूल्स गवर्निंग द रिलेशनशिप अमंग स्टेट्स। ये एक ऐसे बॉडी ऑफ रूल्स होते हैं जो रिलेशनशिप बताते हैं स्टेट्स के अंदर। तो कहने का मतलब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा लॉ है जो लोगों का आपस में कंट्री टू कंट्री जो रिलेशनशिप होता है उसको एक्सप्लेन करता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फॉर्म्ड, क्योंकि इनके बिना आपस में जब झगड़े होंगे कंट्रीज़ के अंदर तो उनको सुलझाएगा कौन। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ऐसे कस्टमरी और कन्वेंशनल लॉज हैं, ऐसे रूल्स हैं जो कि पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं और उनको लीगली बाइंडिंग किया गया है ताकि हर चीज़ स्मूथली चले। इसको आपको समझना है एज अ मीनिंग ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। थैंक यू।